Yes, so कहीं कोई दिक्कत? हम बोले थे कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 को रीड करते चलना है, पढ़े थे तो किसी पॉइंट में कोई दिक्कत? हाँ सर बैलेंस्ड बैंड क्या होता है? कैसे बैलेंस बैंड? सर बैलेंस्ड बैंड बैलेंस्ड बैंड सर, यस सर, BALANCED। ये कहाँ दिया हुआ है? so तो NCERT एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ था। बैलेंस पता नहीं, एनर्जी लेवल बैलेंस होगा, उसको कुछ दिया होगा, स्टेटमेंट क्या है, कहाँ पे दिया होगा ना? सर रुकिए सर, भेज रहे हैं फोटो उसका। ये सस्पेंड हो गया। हम्म, ये बैलेंस बैंड लिखना चाहोगे, वो बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, यस सर। ठीक है। बैलेंस्ड बैंड इज पार्शियली एम्प्टी हो, या फिर जैसे एम्प्टी करने का मतलब कि होल्स हो, या फिर कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा हो, तो वह भी बी हो गया है। ठीक है, यस सर। so EMW में इंटेंसिटी so so EMW में से इंटेंसिटी टॉपिक था, so वो आप बता सकते? so इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटेंसिटी एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हाँ वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ इंटेंसिटी वाला उस समय बोले तो थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ेंगे, तो वहां पे उसको हम लोग देख लेंगे। ये जो बोले थे कि प्रेशर कितना पड़ेगा, इंटेंसिटी क्या होगा, तो वहां पर देखेंगे। पी वाई सी आई होगा, पावर से रिलेटेड होता है, कितना पावर Yes, sir. जनरेटेड है। तो हाँ, तो उसको हम लोग बोले थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ेंगे, उसी में हो जाएगा वो। ठीक है, Okay, sir. और कोई दिक्कत? So इंट्रिंसिक का डेफिनेशन क्या था? किसका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेफिनेशन क्या है? टाइप है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जिससे इम्प्योरिटीज ना के बराबर हो। ठीक है, तो वही आज शुरू करेंगे Yes, so एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एनसीईआरटी में दिया हुआ। हाँ, उसी चीज को एक्सप्लेन करके लिख देता है, और क्या। ओके सर। पार्ट्स पर मिलियन करके कुछ दिया होगा। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग लास्ट क्लास देखे थे। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम उसे कहते हैं जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज ना हो। ठीक है, यानी कि इम्प्योरिटीज का नेग्लिजिबल अमाउंट पे हो। हम लोग जानते हैं कि
प्योर चीज तो शायद ही मिले। ठीक है, तो मेटल भी कोई भी प्योर नहीं होता है। तो ये भी जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम लोग बोलते हैं, उसमें भी जो है मतलब इम्प्योरिटी बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग देखते हैं कि ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि इम्प्योरिटीज हो इसमें, यानी कि हम जानबूझ के इसमें इम्प्योरिटीज को डालते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग जानबूझकर इम्प्योरिटीज को डालते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम ऐसे सेमीकंडक्टर को कहेंगे जो कि इम्प्योर हो। इम्प्योर हो मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत मिलावट, इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो। इसे हम लोग बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर भी। डोप्ड क्यों कहते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें जो हम इम्प्योरिटीज है कितना भी इम्प्योर कर दे तो हमारे काम का है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज जो इसमें डाले जाते हैं वो भी कुछ मेजरमेंट के हिसाब से ही, यानी कि अपने फायदे के अनुसार जो भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज डाले जाते हैं। तो डेलिबरेटली हम ऐड करते हैं इसमें इम्प्योरिटीज। एडिशन ऑफ डिजराइबल called doping। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं इम्प्योर है। हम लोग आज के डेट में देखो तो सब कुछ प्योरिटी प्योरिटी की तरफ भाग रहा है। सबको गंदा कर दिए हैं, फिर अब प्योर चाहिए। पानी भी गंदा कर दिए हैं, इंसान ही किया है। ठीक है, एयर भी पोल्यूशन है। सब कुछ गंदा करने के बाद अब हम लोग सोचते हैं कि हमें प्योरिटी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इम्प्योर था तो हम लोग जानबूझ के अब गंदा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग ने जिसे कहा, उसको अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे थे, तो उसमें थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी आ रहा था। मान लेते हैं, चलो ऐसा हम कोई एक रिमोट बनाए जो कि हमारा रूम टेम्परेचर पे आराम से 28 डिग्री 30 डिग्री पे काम कर रहा है। ठीक है, ठंडी का दिन आया तो वैसा अगर हम लोग लगाए होंगे तो घट के 15 डिग्री आ गया तो उस समय रिमोट काम नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिमोट में सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म। ऐसा तो अच्छा भी नहीं लगेगा कि हम जब चैनल चेंज करना हो जाए रिमोट को गर्म करके फिर लाए। ठीक है, तो क्या किया जाए उसके लिए, तो लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज डाल दो ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आया कि इसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ कि हम लोग जानबूझकर कुछ डिजरेबल अमाउंट में, ठीक है, ये भी बहुत नहीं बल्कि ये जो अमाउंट का बात कर रही है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम कुछ केमिस्ट्री में टर्म पढ़े होंगे जिसे हम लोग शॉर्ट में पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इतने इम्प्योरिटीज डाले जाते हैं, नहीं कि बहुत कम अमाउंट में ही इम्प्योरिटीज डाले जाते हैं। तो इम्प्योरिटीज डालने से क्या होता है कि ये जो हमारा सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर था वो अब ज्यादा कंडक्टिव हो जाता है। रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो ज्यादा तेज कंडक्टिव हो जाता है, हम ज्यादा उससे करंट पास करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेलिबरेट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डोपिंग,
हम डोपिंग कर रहे हैं, और जो हम इम्प्यूरिटीज डालते हैं उसे बोलते हैं डोपेंट्स, और इसीलिए एक और इसका नाम पड़ जाता है डोप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम वैसे सेमीकंडक्टर को कहेंगे जो कि इम्प्योर होगा, या फिर डोप सेमीकंडक्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज को डोप करते हैं, यानी कि हम इसमें डोपेंट्स को डालते हैं। ठीक है, अब किसी भी तरह का डोपेंट्स क्या होंगे, अगर हम एलिमेंटल लेवल पे सोच रहे हैं कि सिलिकॉन में हमें डालना है, तो किसी न किसी एलिमेंट को ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम कोई एलिमेंट इस सिलिकॉन, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलिकॉन का टुकड़ा है, ठीक है, ये प्योर है एकदम, जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड को बोलते हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाला जाता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर है, तो मान लेते हैं सिलिकॉन प्योर है, ठीक है, ये प्योर है, इसमें हम कुछ इम्प्यूरिटीज डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्प्यूरिटीज हम कैसा डालेंगे, तो इम्प्यूरिटीज भी हम लोग एलिमेंटल ही डालते हैं, और कोई सा भी इम्प्यूरिटीज हम नहीं डाल, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इम्प्यूरिटीज डाले भी तो इसका जो अपना प्रॉपर्टी था वो खत्म ना हो, उसका अपना जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी था वो खत्म ना हो, यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो था उसका वो चेंज ना हो, जैसा पहले था वैसा ही रहे। तो सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, एफसीसी, सब जो भी चीजें थी। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं सिलिकॉन का भी कुछ स्ट्रक्चर है, तो हम लोग ऐसा इम्प्यूरिटीज इसमें पुट करेंगे कि इसका अपना खुद का स्ट्रक्चर चेंज ना हो, अपना खुद का क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी चेंज ना हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो पॉसिबल तभी हो सकता है जब जो हमारे इम्प्यूरिटीज हो लगभग सेम साइज का हो, यानी कि जो हमारा इम्प्यूरिटीज हो वो सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन में डाल रहे हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन जो भी है, उनके टाइप के, उन्हीं के साइज के बराबर हो। तो हम लोग इसी के बेसिस पे इसमें हम लोग जो है इम्प्यूरिटीज को पुट करते हैं, क्योंकि हर साइज का इम्प्यूरिटीज को हम लोग पुट नहीं कर सकते, यानी कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इम्प्यूरिटीज जो हम पुट कर रहे हैं इट should be such that it does not change the original configuration. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो दिस शुड बी, इट शुड बी ऑफ लगभग सेम साइज ऑफ सेम साइज। ठीक है, यानी कि जो इम्प्यूरिटीज होने चाहिए हमारा लगभग सेम साइज का होना चाहिए, ताकि इसका लैटिस जो है खराब ना हो। ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर हो गया क्या सबका? यस कुछ लोगों का यस नहीं। सर। तब तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि हाँ Yes, इम्प्यूरिटीज डालते हैं तो लेटेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही है कि साइज जो है हम लोग का ऐसे ही रखना है ताकि लेटेस्ट पे चेंज ना हो, तो सेम साइज एज ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेम साइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि सिलिकॉन और ये जर्मेनियम ये किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 14। फोर्थ, मतलब कि 14th में आते हैं ये कार्बन वाले ग्रुप में। यस।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, यानी कि हम लोग इसे बोलते हैं कि ये टेट्रा वैलेंट है, Yes, बोलते हैं ना। अगर हम इससे साइज में कंपेयर करना चाहते हैं तो हम कौन से ग्रुप के मटेरियल को कंपेयर कर सकते हैं, किसके आसपास यानी इसके बराबर का हो, तो एक इससे पहले वाला और एक इसके बाद वाला। यानी कि हम पीरियोडिक टेबल अगर हम बनाते हैं, इधर क्या आता है, हाँ, इधर आ जाएगा यही होता है, यही तो होता है। बोरॉन एल्यूमिनियम से गैलियम रहेगा, हाँ एल्यूमिनियम से नीचे गैलियम। अच्छा, बाल गंगाधर, ठीक है, इंडिया में ये चीज पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे तो ये चीज आता है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो सिलिकॉन जर्मेनियम यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो इसके आसपास के अगर हम साइज वाले देखें तो इस थर्ड यानी कि ट्राईवैलेंट वाले और ये पेंटावैलेंट होता है, ये वाला ग्रुप क्या होता है इसमें, ट्राईवैलेंट होता है ना, यानी कि वैलेंसी 3 होता है। इसको इस ग्रुप का होता है पेंटावैलेंट। तो 3 और 5 दोनों, हाँ 3 और 5 दोनों। किसमें, तो नाइट्रोजन फैमिली में। तो किसी का एक्सेप्शन रहता है तब 3 आता है कैसे? तो 3 भी रहता है। दोनों फास्फोरस का कितना रहता है? तो 3 और 5 3, दोनों 5 रहता है। फास्फोरस का हम लोग पेंटावैलेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। चलो फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब जो एंटीमोनी है ये पेंटावैलेंट हम लोग यूज करते हैं, 3, 5 जो भी हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले ग्रुप में ऊपर वाले को हम नहीं ले रहे हैं, ये सब नहीं ऐड करते हैं। जैसे इसमें अल्मुनियम, जर्मेनियम, इंडियम ये सब हम लोग ऐड करते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक। नीचे और जाएंगे तो हैवी होते जाता है तो छोड़ देते हैं, यानी कि ऊपर वाले नहीं कि मोस्टली अल्मुनियम और फास्फोरस ही एडेड होते हैं। तो सेम साइज के लिए तो अल्मुनियम और फास्फोरस, तो अल्मुनियम अगर ऐड कर रहे हैं तो ट्राईवैलेंट है, फास्फोरस ऐड कर रहे हैं तो पेंटावैलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 तरह के डोपेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो डोपेंट्स की अगर बात किया जाए तो डोपेंट्स हमें 2 तरह के मिल रहे हैं। एक डोपेंट मिल रहा है हमें ट्राईवैलेंट, ठीक है। ट्राईवैलेंट यानी कि इसमें वैलेंसी कितना होना चाहिए, 3, ठीक है। और वैलेंसी अगर 3 है तो इस केस में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम एटसेट्रा। वैसे ही सेकेंड अगर दे रहे हैं तो पेंटावैलेंट, ठीक है, इसका वैलेंसी 5, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बोल रहे हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी। अच्छा, ये जो 3 बोल रहे हो लोग, स्पेशल किस में आता है कि हमेशा रहता है 3, 5? तो हमेशा रहता है। तो 3 और 5 दोनों कैसे रहता है? सो वो कंपाउंड पे डिपेंड करता है किस टाइप का कंपाउंड है। एलिमेंट में रहा तो एलिमेंटल स्टेट में उसमें तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंटल स्टेट में तो 5 ही रहेगा ना। Yes, sir. हाँ, तो एलिमेंटल का ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ये एलिमेंट ही पुट करना है, ठीक है। कंपाउंड तो भी बनाया नहीं है, ठीक है। तो पेंटावैलेंट ही ले रहे हैं। तो देख रहे हैं कि ट्राईवैलेंट यानी जिसमें वैलेंसी 3 है, ठीक है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। पेंटावैलेंट उसे बोल रहे हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है। हम इनको अगर ऐड करते हैं
तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, और इन दोनों तरह का एडिशन से हमें दो तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। सिक जो है दो तरह का मिलेगा। अगर हम एक एन टाइप बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं हम लोग पी टाइप। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप कब बोलते हैं? जब डोपेंट्स इसमें जो हो पेंटावेलेंट। ठीक है, पेंटावेलेंट होगा तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि एन टाइप है, और इसमें जो डोपेंट होगा वो होगा ट्राइवेलेंट। यानी कि अगर इम्प्योरिटीज ट्राइवेलेंट, अगर हम एक कोई भी हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम इम्प्योरिटीज डालें तो ट्राइवेलेंट डाल सकते हैं या फिर पेंटावेलेंट। ठीक है, इससे ज्यादा दूर वाले नहीं डालते हैं क्योंकि वो साइज में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो लैटिस चेंज हो जाता है, तो प्रॉपर्टी सब गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग सेम साइज वाले ही डालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं कि हम इस दो तरह के डोपिंग कर सकते हैं। तो एक या तो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट। तो पेंटावेलेंट डालते हैं तो बोलते हैं कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों में फर्क क्या पड़ता है, तो वो चीज अब देखते हैं एक एक करके। तो पहले देख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर को ऐसे लिख रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हम ये चीज तो फिर से लिख ही दे रहे हैं कि इसमें डोपेंट्स जो होंगे पेंटावेलेंट होंगे। पेंटावेलेंट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे 5 होंगे। ठीक है, लास्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला अगर ध्यान हो तो समझ में आ गया होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन में हमें क्या एक फर्क मिलने वाला है। जैसे कि हम लोग इंट्रिंसिक में देखे थे कि अगर ये सिलिकॉन एटम है तो ये अलग अलग 4 सिलिकॉन एटम से अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा था। ठीक है, ऐसा ये सिलिकॉन एटम जो था अपने ये इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 सिलिकॉन एटम से आसपास में शेयर कर रहा था। ऐसा हर सिलिकॉन एटम करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे बनाते जाएं तो हमें ऐसा एक चेन टाइप का मिलते चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा हम इस सिलिकॉन एटम को हटाकर, यानी कि हम इसकी जगह पे एक इम्प्योरिटीज डाल दिए, लेट से फास्फोरस, पेंटावेलेंट है तो पेंटावेलेंट में हम फास्फोरस यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, यानी कि हम इस क्रिस्टलाइन इसकी जगह पे हम फास्फोरस को ऐड कर दिए, किसी भी तरीके से हम उसको वहां पे एडिंग कर दिए। तो एडिंग करने से हमें स्ट्रक्चर अब कैसा मिलेगा, तो ऐसा मिलेगा। हम सिर्फ एक का ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक फास्फोरस एटम डाले हैं। इतना ही रहने देते हैं। अब इस फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि अपना जो है स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रखे। तो हमें क्या दिखेगा कि ये फास्फोरस का जो 5वां So, इलेक्ट्रॉन है, हाँ see, add हुआ या replaced हुआ? उसी में ऐड हुआ है, रिप्लेस थोड़े हुआ, मतलब उसी के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जाके एडिशन करके उसी में एडजस्ट हुआ होगा। ठीक है, देख कुछ मतलब उसके स्ट्रक्चर में जाके उसके साइड पे जाके बैठ गया है। तो सिलिकॉन की जगह पे अगर ये बैठ गया तो ये जो फास्फोरस था इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स इस 4 सेमीकंडक्टर से तो शेयर कर लिया। ये जो 5वां है वो तो उसके माथे पे पड़ा हुआ है, उसके माथे पे बोझ है।
और उस Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी फ्री है, उसको भी कोई मोह माया नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाउंडेड नहीं है, फ्री है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ये चार तो शेयर करने लगा, वो और नाराज कि बाकी का पूछ है, मेरा कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो क्या होगा कि थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा तो निकल के फ्री हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा, वो थोड़ा सा एनर्जी पे वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये लूजली बाउंड है, ठीक है, ये लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड है, थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा ना तो ये जो है ब्रेक कर जाएगा, इट ब्रेक्स एट वेरी लो एनर्जी, ठीक है, बहुत लो एनर्जी पे ही ब्रेक कर सकता है। इनफैक्ट अगर हम लोग सिलिकॉन के लिए यूज करते हैं तो ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और जर्मेनियम के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है, नहीं कितना एनर्जी पे ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो बहुत से कम एनर्जी पे ही, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि एक फास्फोरस एटम डाले हैं हम, तो एक फास्फोरस एटम से हमें 1 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करके हमें क्या मिलेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा तो उसके पास और रास्ता क्या बचा, इस भी जो भी मटेरियल है उसमें घूमने के अलावा कुछ नहीं। तो ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन उसमें फ्रीली अब बेघर की तरह भटकता रहेगा, और अगर हम लोग करंट एनर्जी देंगे तो उसे लेके घूमता रहेगा, यानी चार्ज कैरियर की तरह ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमने एक फास्फोरस एटम डाला है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल डाल दिए हो तो 10⁻24 टाइम्स हो जाएगा, उतने Yes. इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। और ये लूजली बाउंड है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये चीज निकल जाएगी। तो जो फास्फोरस एटम है हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इट इज डोनर एटम, ठीक है, यहाँ जो फास्फोरस है इसे हम लोग बोलते हैं कि ये डोनर एटम, ठीक है, डोनर एटम या फिर डोनर कोर भी कहा जाता है। तो डोनर एटम है फास्फोरस जो कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यहाँ भाई तुम कंडक्ट कराओ, ऐसा। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एट रूम टेम्परेचर अगर हम लोग देखें, या फिर टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते भी हैं, तो हमें क्या क्या मिल रहा है इसमें चार्ज कैरियर्स के तौर पे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस किस की वजह से मिल रहे हैं, तो एक तो ये जो है हमारा फ्रॉम डोनर एटम, फ्रॉम डोनर एटम, या फिर इसे कोर भी कभी कभी कहा जाता है, तो डोनर एटम से मिल रहा है, ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत बोलो, No, sir. ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है नया चीज, लेकिन हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे कि अगर रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर बढ़ाते घटाते हैं बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड होते हैं वो भी निकल के टूट जाते हैं सेमीकंडक्टर में, yes, sir. टूटते हैं ना, तो वो भी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ टूट ही रहा होगा, ऐसा थोड़े होगा कि वो नहीं टूट रहा होगा, वो भी तो आएगा ही, Yes, ठीक है, sir. तो उससे भी हम कंसिडर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम शेयरिंग, जो शेयर हो रहे थे उससे भी जो निकले हैं उनको भी हम कंसिडर करेंगे, और इसी की वजह से क्या हमें होल्स भी मिल जाएंगे, Yes. मिलेंगे, ड्यू टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम शेयर, जो भी शेयरिंग कर रहे थे उससे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ से मिल गए। तो ये जो है हमारे टोटल चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं,
तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स में अगर हम ध्यान से देखें तो चार्ज कैरियर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये हमें मिलेगा मच मच ग्रेटर देन NH के। दिख रहा है? क्योंकि अगर हम डोनर एटम डाले हैं तो उससे खुद ही बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। और ये जो इजेक्टेड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो ऐसे ही बहुत कम मात्रा में थे, ठीक है, तो ये तो उसमें ऐड ही हो गए, लेकिन अगर होल्स के कंपैरिजन करें तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर will be इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कह सकते हैं कि क्या होंगे, होल्स होंगे, यानी कि होल्स माइनॉरिटी में रहेंगे, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एन टाइप क्लियर है इतना? यस। ठीक है, तो एन टाइप में हम लोग पेंटावेलेंट एडिशन कर रहे हैं। पेंटावेलेंट एडिशन करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी संख्याएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें भी ये चीज ध्यान में रखना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम इसलिए कह रहे हैं कि अगर होल्स है, होल्स साइड फॉर पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव ही है, होल्स पॉजिटिव ही है, तो दोनों में रिकम्बिनेशन भी हो रहा होगा, टूट भी रहा होगा, रिकम्बिनेशन भी हो रहा होगा। तो किसी टेम्परेचर पे अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो इस केस में भी हम यही कहेंगे कि Ni का स्क्वायर जो होगा वो Ne इंटू NH के बराबर ही होगा। ठीक है, ये सबके लिए हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है, कहाँ से है इसे हमें नहीं सोचना है। डायरेक्ट कहीं भी अगर दिया रहे Ne तो Ni तो NH निकाल सकते हैं, लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। Ni जो है टोटल चार्ज कैरियर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस केस में अगर हम 1/सिग्मा या 1/रो या सिग्मा की बात करें तो कितना आएगा बता सकते हो? ये आया था μv प्लस NH μh, यही था। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे सिंस हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो होगा E इंटू Ne μv बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि μh ऐसे ही कम होता है एंड सिंस NH इज मच मच लेस देन Ne, हम लोग नेग्लेक्ट करके सिर्फ इतना ऐसे काम चला लेते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद फिर एनर्जी लेवल में क्या फर्क पड़ता है, बैंड वाले फिगर था उसके हिसाब से भी देखेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो डोपेंट्स हैं वो कैसे होंगे, ट्राइवैलेंट, ठीक है, यानी कि वैलेंसी 3 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अल्युमिनियम ले सकते हैं। तो वही चीज है कि अगर हम लोग देख रहे थे कि सिलिकॉन अपने 4 दोस्तों के साथ ऐसा शेयरिंग करे हुए था, ठीक है, लेकिन हम इस सिलिकॉन को हटा के अल्युमिनियम वहां पे किसी तरीके से हम रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसके में एडजस्ट करवा दिए अल्युमिनियम, तो अब जो हो गया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उस जगह पे दिख रहा है हमें। अब इस अल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, शेयर कितने से करने हैं, 4 से, तो ये तो फंस गया।
ये 3 तो शेयर कर लिया, एक से शेयर कर नहीं पाएगा, शेयर नहीं कर पाएगा तो हमें क्या मिलेगा? होल। होल। होल मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या रह जाएगा? वैकेंसी। वैकेंसी रह जाएगा। वैकेंसी कहने का मतलब है कि होल, यानी साइड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है कि अगर एक एल्युमिनियम एटम को हमने इसमें ऐड करा है, यानी कि ट्राईवैलेंट को ऐड करा है, तो हमें दिख रहा है कि एक वैकेंसी मिल रहा है, यानी कि एक होल एक्स्ट्रा जनरेट हो जा रहा है। जैसे कि पिछले में हम लोगों ने डाला था फास्फोरस, पेंटावैलेंट था, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स्ट्रा होल मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दे तो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर एटम या फिर कोर। ठीक है, वहां पे बोलते थे डोनर एटम या डोनर कोर, यहाँ पे एक्सेप्टर एटम या फिर एक्सेप्टर कोर। अब यहाँ पे एक एल्युमिनियम यानी कि एक ट्राईवैलेंट के लिए एक हमें दिख रहा है, होल दिख रहा है। तो अगर हम लोग बोलें कि इसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स दोनों होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि इंट्रिंसिक में निकल रहे थे यहाँ भी निकल ही रहे होंगे, लेकिन हियर अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ होल्स जो होंगे क्या मच मच ग्रेटर देन एनी होगा? यस। यस। ठीक है, तो हम फिर से ऊपर वाला कहानी नहीं लिख रहे हैं, याद ध्यान में रहेगा किसमें नंबर ऑफ होल्स जो है ग्रेटर देन एनी क्यों है? यस। ठीक है, तो इसमें होल्स जो है बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एल्युमिनियम एटम डालने से हमें एक होल यहाँ पे मिल रहा है। अब जो हीटिंग की वजह से, थर्मल की वजह से कुछ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है टूटेंगे, तो वो तो हमारा मार्केट में मिलेंगे ही, तो इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे ही। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मेजोरिटी में जो होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो होल्स होंगे, और माइनॉरिटी अगर हमसे कहा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स इस केस में रहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम रेजिस्टिविटी लिखे तो क्या लिखेंगे? E इंटू म्यू एच एन एच। सर पर इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा है होल से। तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच मच लेस ही आ रहा है। ठीक है, और जो मोबिलिटी होता है वो भी 10⁻² का ऑर्डर में रहता है, तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट में याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने एटम के बगल में क्या लिखा? कहाँ पे कोर है ये ना? यस। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमसे कहा जाएगा तो क्या होगा? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर उस सेमीकंडक्टर को कहेंगे जिसमें डोपेंट्स जो होंगे पेंटावैलेंट होंगे। ठीक है, उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। ठीक है, और इसकी बात कर रहे हैं पी टाइप में, तो पी टाइप में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा डोपेंट्स है और ट्राईवैलेंट है, जिसके वैलेंसी 3 है, और जो इसमें नंबर ऑफ होल्स की संख्या है ज्यादा होंगे कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी में होल्स होंगे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत ये चीज तो दिख ही गया है कि अब हम थोड़ा सा एनर्जी पे भी, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी हम ज्यादा कंडक्टिंग पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जो देख रहे हैं कि जरा सा डोपिंग क्या कर दिए, इसका जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हमें दिख रहे हैं वो बढ़ गए हैं। पहले के केस में, इंट्रिंसिक के केस में जो थे NeNH दोनों थे, लेकिन बराबर बराबर थे और कम मात्रा में थे। यहाँ पे हम डोपिंग कर रहे हैं, तो डोपिंग करने में
एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मिल जा रहे हैं, एक में होल्स जो है बहुत ज्यादा मिल जा रहे हैं। तो दोनों के बेसिस पे हम लोग इसे अलग अलग नाम दे दिए हैं, एन टाइप, पी टाइप। तो एन पी का निगेटिव पॉजिटिव से ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत कहना है कि एक निगेटिव टाइप है एक पॉजिटिव टाइप। हाँ, इसको ऐसे याद रखने के लिए ये चीज कर सकते हो कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है यानी निगेटिव चार्ज ज्यादा, पी टाइप्स में होल्स ज्यादा यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। क्लियर है? अब Yes, इसे sir. एनर्जी बैंड के बेसिस पे अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? तो एनर्जी बैंड के बेसिस पे ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये हम लिख रहे हैं एन टाइप के लिए। एन टाइप के केस में क्या था कि जो हमारे इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो सब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो ठीक था, ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप, एनर्जी गैप इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं था। लेकिन वो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन था उसका एनर्जी लेवल क्या यही था कि उससे ज्यादा होगा, उसका एनर्जी तो बहुत ज्यादा होगा, तो उसका जो एनर्जी लेवल आता है वो बहुत ऊपर रहता है, यानी कि उसका एनर्जी बहुत हाई रहता है। कहने का मतलब कि उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हम एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल ऑफ डोनर बोल रहे हैं, जो कि डोनेट करेगा। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसे इस कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो हमें चेंज इन एनर्जी जो मिलेगा, ये डेल्टा ई जो मिलेगा, ये लगभग 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम हो जाता है। सिलिकॉन के लिए 0.01, जर्मेनियम 0.05, इतना का एनर्जी ही मिलता है। तो ये जो ईडी बोल रहे हैं ये हम बोल रहे हैं कि एनर्जी लेवल ऑफ डोनर, एनर्जी लेवल ऑफ डोनर, ठीक है। जैसे सिलिकॉन के लिए देख रहे थे तो यहाँ से इजी जो था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जर्मेनियम के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके कंपैरिजन में ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम है, ठीक है। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है? डोनर जो अपना पांचवा इलेक्ट्रॉन जो दे रहा था उस चीज को, उसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ही अगर एनर्जी देंगे यानी कि डेल्टा ई एनर्जी देंगे तो टूट जाएगा। क्लियर है? वही अगर हम पी टाइप की बात करते हैं, ठीक है, तो पी टाइप में क्या होता है, ठीक है, पी टाइप में क्या होता है कि ये जो है हमारा वैलेंस बैंड है, ये जो हमारा है कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये दोनों के बीच का तो इजी है। एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं इसे। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन इधर थे सो तो थे ही, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि इसमें यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहे थे, और वो होल्स किसकी वजह से थे? तो एक्सेप्टर एटम वाले की वजह से थे। तो जो होल्स वाला लाइन आता है वो यहाँ पे आता है, यानी कि थोड़ा सा, यानी कि उसका एनर्जी लेवल यहाँ पे होता है। ये एनर्जी लेवल ऑफ हम बोल रहे हैं एक्सेप्टर एटम, यहाँ पे ये होल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये होल्स अगर दिख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन होल्स में जंप लगा सकते हैं आसानी से, और ये होल्स जो है इधर आ जाएंगे, इधर दिखने लगेंगे, तो हमें कंडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन इस पे, यानी कि हमें कंडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए फिर से ये जो डेल्टा ई हमें लगता है ये 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लगता है, तो जो कि बहुत कम है कंपेयर टू 0.7 और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के।
तो ये जो एनर्जी लेवल है हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर कोर। ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर कोर या एक्सेप्टर एटम। क्लियर है इतना? बोलो। यस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े अभी तक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहने का मतलब है कि ये हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। इम्प्योर यानी कि डोप्ड सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोग जानबूझकर डोपिंग करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग दो तरह के डोपिंग कर रहे हैं, पेंटावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट को एन टाइप बोले और ट्राइवैलेंट जिसमें डोप कर रहे हैं उसे पी टाइप बोल रहे हैं। ठीक है, यस। सर पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहा। जाएगा, कुछ तो जाएगा नहीं, जैसे इंट्रिंसिक वाले में था, इसमें से भी इसमें कुछ जाएगा ही। ठीक है, इसमें से भी इसमें कुछ जाएगा ही, लेकिन वो क्या होगा, बहुत कम मात्रा वाला होगा। जो बोल रहे थे ना Yes, sir. यहाँ पे, बात समझ आया? तो ये वाला हम Yes, बोल sir, रहे आ हैं गया। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वाले तो जाएंगे ही, तो जाएगा ही, लेकिन माइनॉरिटी में रहेगा। ठीक है, सर तो ये बता सकते हैं एन नेक्स्ट। टाइप और पी टाइप में ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? इफेक्टिव का मतलब दोनों ही ठीक है, और हम लोग एन टाइप पी टाइप थोड़े यूज करते हैं, जो अभी पढ़ेंगे वो सब चीज आगे यूज होगा, जो कि है पी एन जंक्शन। ठीक है, जो भी यूज होगा इसका होगा। मतलब कि सेमीकंडक्टर वो तो हम लोग जान गए, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस सेमीकंडक्टर का है, क्योंकि हम लोग वो चीज पढ़े हैं तो हम लोग कंडक्शन बढ़ाए हैं घटाए हैं। चलो ठीक है, एक ज्यादा कंडक्टिव है कम कंडक्टिव है, तो उससे हमें ज्यादा कुछ फर्क थोड़े पड़ गया। कंडक्टर में भी तो ऐसा कर सकते थे हम लोग, गोल्ड बहुत कंडक्टिव है, कॉपर थोड़ा कम है, एल्युमिनियम कम है, आयरन कम है, तो घटाए बढ़ाए उससे हमें क्या फर्क पड़ गया। यहाँ भी तो वही चीज था अभी तक कि सेमीकंडक्टर था, कंडक्टिविटी कम था, हम इम्प्योरिटी डाल दिए, कंडक्टिविटी बढ़ गया। अब उसे हम सर्किट में यूज कर रहे हैं, तो बात तो वही है, कुछ फर्क पड़ा है क्या अभी तक? नहीं। तो फर्क कब पड़ेगा? अब, यानी कि जब पीएन जंक्शन हम लोग समझ जाएंगे तब कि आखिर क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर पीएन जंक्शन ही जो है उसको अलग रखता है बाकी कंडक्टिंग की वजह से, जैसे कंडक्टर में भी जो हम लोग देख रहे थे, तो अलग अलग मटेरियल यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खास होता है, पीएन जंक्शन जब बन जाता है क्या होता है, तो वही चीज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम जो भी हो, इसे हम लोग बोलते हैं वेफर। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वेफर, यानी कि सेमीकंडक्टर का वेफर, सिलिकॉन का वेफर, जर्मेनियम का वेफर, ऐसा बोल दिया जाएगा। वेफर है, हम इसमें क्या करेंगे कि एक साइड पी डोपिंग करेंगे, यानी कि पी टाइप डोपिंग करेंगे, और एक साइड एन टाइप का डोपिंग करेंगे। ठीक है, अगर एक तरफ पी डोपिंग, दूसरी तरफ एन डोपिंग, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाएगा कि एक तरफ हमें पी टाइप मटेरियल मिलेगा और एक तरफ एन टाइप मटेरियल मिलेगा और बीच में ऐसा जंक्शन मिलेगा। एक तरफ पी टाइप एक तरफ एन टाइप ऐसा मिलेगा, आधा आधा किए हैं तो, और ये बीच में हमें एक जंक्शन मिलेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि हम एक पी टाइप ले और एक एन टाइप ले, दोनों को चिपका दें। ठीक है, वैसा ये काम नहीं होता है।
एक सिंगल वेफर लेते हैं, उसी में आधे साइड पी टाइप के डोपिंग करते हैं, एक साइड में एन टाइप का डोपिंग करते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। पी टाइप का डोपिंग है तो इधर मेजोरिटी में क्या होंगे, बोलो, होल्स, और इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेजोरिटी कैरियर्स में एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स और एक तरफ होल्स। अभी ये पीएन जंक्शन हमारा बन गया, लेकिन अभी बन तो गया, इससे हमें क्या फायदा, तभी तो पहले बना ले पीएन जंक्शन, उसके बाद में फायदा का बात होगा। तो ये पीएन जंक्शन बनता है कैसे, उस चीज पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पी टाइप जिधर है उधर मेजोरिटी में होल्स हैं, लेकिन माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये बात का ख्याल रखना है, ठीक है। एन टाइप में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन माइनॉरिटी में होल्स भी होंगे, ठीक है। तो जहन में रहना चाहिए कि हाँ भाई वो है, उसे भूल नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जंक्शन बनता कैसे, उस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ये हमारा वेफर हो गया, इधर की तरफ होल्स नजर आ रहे हैं, इधर हम पी टाइप वाले को बोल रहे हैं, इधर एन टाइप है, तो इधर हमें इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे मेजोरिटी में, ठीक है। ध्यान रहे कि माइनॉरिटी में इधर इलेक्ट्रॉन्स भी हमें नजर आ सकते हैं और इधर होल्स भी नजर आ सकते हैं, क्लियर है। अब तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि एक तरफ होल है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स जो है वो साइट फॉर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो इन दोनों में कुछ तो होगा, इलेक्ट्रॉन्स और इस होल्स में कुछ होगा, कुछ होगा। इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा होल्स में। हाँ, इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा होल्स में। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो दोनों फिर न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम बोल यस। सकते हैं कि यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल पेयर होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर होगा। कब तक हो सकता है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन हो गया, ठीक है, इधर पी टाइप था, इधर एन टाइप था, एक समय आएगा जब ऐसा एक लेयर बन जाएगा। लेयर इसलिए बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर राइट साइड से कूदे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए हैं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज हमें दिखेगा, बीच में तो न्यूट्रल जोन आ गया है, और इधर हमें, इधर से होल्स कूद के गए होंगे, तो इधर हमें निगेटिव चार्ज दिख रहा होगा। तो इस रीजन में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट होता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट हो गया, तो अब जो इधर होल्स बचे पड़े हैं, ठीक है, क्या वो अब राइट साइड जा पाएंगे, बोलो। नो सर। नहीं जा पाएंगे, क्योंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जब जाएगा तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक साइड, अब होल्स एक साइड, दोनों बीच में सेपरेट हो गए, यहाँ पे बीच में हम बैरियर मिल गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कि ये पोटेंशियल बैरियर है। और ये जो विड्थ है, यानी कि अगर हम ये डब्ल्यू विड्थ की बात कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजन।
ये जो है डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चीज। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल का रिप्रेजेंट करें तो पोटेंशियल हमें दिख रहा है कैसा, इस तरीके का पोटेंशियल का वेरिएशन जाएगा। ठीक है, ये पी टाइप की तरफ का है, ये एन टाइप के एंड का है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें दिख रहा है इसे ही हम बोल रहे हैं कि डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये वाला भी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज हमें दिख रहा है कि एक बीच में जंक्शन बन गया, यानी कि अब एक तरफ होल्स बचे हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, और हमें एक डिप्लीशन रीजन मिल रहा है जो कि न्यूट्रल जोन है, वहां पे कोई चार्जेस नहीं है। अगर कुछ प्रोड्यूस भी होता है, लेट से अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल है, टूट गया तो इलेक्ट्रॉन एन तरफ चला जाएगा और होल जो है इधर की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वजह से। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत? नो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हम लोग v को लिख सकते हैं E इंटू डब्ल्यू। ठीक है, विड्थ को अगर डब्ल्यू लिए हैं तो ये चीज है कि जब भी हम एक वेफर में एक तरफ पी टाइप दूसरे तरफ एन टाइप का डोपिंग करते हैं तो एक बीच में डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। डिप्लीशन रीजन न्यूट्रल जोन को बोल रहे हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि वैसे रीजन होने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है अब एक दूसरे में कंबाइन नहीं हो पा रहे हैं, दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में हमें दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो वो ठीक है, डेल वी का वैल्यू है ना, हाँ हाँ, ये डेल्टा डेल वी का वी, वैल्यू है। हाँ ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर जैसे ही तो दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा ही होता था ना, तो ईडी लिखते थे तो वही तो चीज। डेल्टा वहां लिख दीजिए। हाँ वही चीज है, यहाँ भी तो ये डेल्टा ही रिप्रेजेंट करता है। इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो हमने अब पीएन जंक्शन बना लिया है, इससे हम बोलते हैं कि ये जो है पीएन जंक्शन है, यानी कि एक तरफ पीएन बीच में जंक्शन, पीएन जंक्शन हमारा बन गया। ठीक है, अब इसमें करंट जो होता है, दो तरह का करंट होता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। करंट एक तो है डिफ्यूज करंट, ठीक है, डिफ्यूजन करंट किसे कहते हैं, इसी की बात कर रहे हैं, तो उसी में हम बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन करंट किसे कहते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है बता सकते हो? डिफ्यूज होना मतलब क्या होगा? तो कंपोनेंट आपस में इंटरमिक्स होते हैं। तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में कैसे पार्टिकल्स मूव करते हैं उसको फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक होल इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, और ये डीडीएलजे का शाहरुख खान और काजोल है, ये बीच में भले ही अमरीश पुरी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ गए और मिल के आपस में क्या हो गया, डिफ्यूज, यानी कि मिल गए। ठीक है, तो उससे डिफ्यूजन हम यही बोलते हैं जब दो पार्टिकल एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो वही चीज है कि मान लेते हैं कि होल इधर था, लेकिन लेट से इसका काइनेटिक एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा था, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागा और डिफ्यूज हो गया। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि इस केस में होल के जाने की वजह से करंट इधर है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से भी करंट इधर ही है,
तो ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ इसे हम बोलते हैं आई डिफ्यूजन, जो कि ये मूवमेंट ऑफ IH प्लस IE दोनों ही हुआ। और ये क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, diffuses each other। ठीक है, एक दूसरे से डिफ्यूज हो जा रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं इसको डिफ्यूजन। क्लियर है? वही दूसरा है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट किसे कहेंगे? यानी बोलो। इधर ये प्लस था, ये माइनस था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की वजह से है। इधर होल्स थे, बढ़िया था, कोई कष्ट नहीं था। इधर इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इधर ही रहेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो माइनॉरिटी में इधर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन्स भी थे और इधर होल्स भी थे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ये घूमते फिरते लेट से इस रीजन में पहुंच गया तो इस पे फोर्स क्या इधर की तरफ लगेगा? बोलो। और वही होल्स, अगर ये वाला होल घूमते फिरते यहाँ आ गया तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स लग रहा है, यानी को ड्रिफ्ट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि P की तरफ था लेकिन N की तरफ चला जाएगा, और जो N की तरफ था वो P की तरफ आ जाएगा। तो ये जो हम प्रोसेस बोल रहे हैं कि ड्रिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल्स का ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ये जो ड्रिफ्ट करंट के डायरेक्शन देखो, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, होल्स के मूव करने से भी डायरेक्शन इधर ही आ रहा है। तो आई ड्रिफ्ट अगर हमसे पूछा जाए तो ये भी जो होगा आई प्लस IH के बराबर होगा। और ये किस वजह से होता है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी electrons and holes drift to either side due to electric field। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, दोनों करंट में तो हाँ डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। कौन? होल होल और इलेक्ट्रॉन दोनों तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और होल्स पे इधर की तरफ। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है उधर ही डायरेक्शन लेते हैं करंट का, और निगेटिव के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए हम दोनों का डायरेक्शन इधर रखे हैं। तो ड्रिफ्ट का डायरेक्शन किधर हुआ? इधर ही। जैसे ठीक है, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम अगर हम देखते हैं तो ये जो डिफ्यूजन करंट है विल बी इक्वल टू आई ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, यानी कुछ समय में कोई करंट नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें कि ऐसा सिचुएशन है, अगर हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो एक तरफ P इकट्ठा हो जाता है, एक तरफ N इकट्ठा हो जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो सिचुएशन हमारा बना है इससे हम लोग क्या बार बार ऐसे ही रिप्रेजेंट करते रहेंगे? यानी कि अगर हमने देखा कि ऐसा चीज बन रहा है कि एक तरफ P है, ये N है और ये डिप्लीशन रीजन है।
अगर हम इसे ये दो एंड बोल रहे हैं जिसे हम सर्किट में यूज करने वाले हैं, तो हम क्या इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस चीज को हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो है डायोड है। ठीक है, इट इज नोन एज डायोड। पीएन जंक्शन जो बन रहा है वो हमारा क्या है? डायोड। डायोड तो सुने होगे कहीं, ठीक है। Yes. कोई से पूछ भी रहा था जेनर डायोड, ठीक है। तो वही चीज है, ये जो पीएन जंक्शन बना है इसे हम लोग बोलते हैं डायोड। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे सिंबॉलिकली, जैसे रेजिस्टेंस को ऐसे करते हैं, कैपेसिटर, तो वैसे ही इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल बना लेंगे, एक ऐसा डंडी खींच देंगे, ये हमारा डायोड हो गया। ठीक है, इस डायोड में और कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, इतना ही देख के समझ जाना है सब कुछ। तो इसको देखने के बाद ये वाला एंड जो है ये हमें P को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला एंड जो है N को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ट्रायंगल बन रहा है तो बेस जो होगा वो P है और जो कॉर्नर, अपर कॉर्नर ये डंडी दिख रहा है वो N को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक डायोड दिया हो, ठीक है, और एक बैटरी दिया हो, ठीक है, अगर हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो कनेक्शन कैसा हो सकता है? एक तो हम ऐसा कनेक्शन कर सकते हैं, बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दी, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि बैटरी का पोलरिटी को चेंज करके ऐसे कनेक्ट कर दी, यानी कि ये प्लस माइनस V, ये माइनस प्लस V, इधर P और ये N, इधर ये P और N। दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है बता सकते हो? फर्स्ट केस में हमें दिख रहा है कि ये जो P है ये हायर पोटेंशियल पे है और ये जो N है ये लोअर पोटेंशियल पे है। सेकेंड में देख रहे हैं ये जो है ये लोअर पोटेंशियल पे है और ये जो है हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग डायोड को ऐसे कनेक्ट किए हैं तो दो केसेस बन रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है इसे हम लोग बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है, यानी कि अगर P जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू N एंड, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स्ड बायस। ठीक है, अगर P जो है लोअर पोटेंशियल पे रहा तो उसे हम बोलेंगे रिवर्स्ड बायस्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस P हायर पोटेंशियल, P लोअर पोटेंशियल, रिवर्स बायस्ड। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसमें फॉरवर्ड रिवर्स डिटरमाइन करना है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बस डिटरमाइन कर लो, सेकंड भी नहीं लगेगा। बोलो कौन पहला क्या है? Forward. फॉरवर्ड बायस्ड या रिवर्स बायस्ड? Forward. So forward. फॉरवर्ड है, Yes, sir. क्योंकि ये 10 वोल्ट है, इधर का पोटेंशियल क्या होगा? 0 वोल्ट। Yes. ठीक है, तो ये हमें क्या दिख रहा है? फॉरवर्ड। सेकंड Reversed. रिवर्स्ड होगा। ठीक है, थर्ड Reversed. रिवर्स्ड। करंट जो होता है हमेशा हायर से लोअर की तरफ बढ़ता है। फोर्थ Forward.
फॉरवर्ड, -10 इज ग्रेटर देन -20 वोल्ट। ठीक है, तो बस ऐसे ही हम लोग देख कर आराम से देख के पता कर सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड। तो ऐसा फायदा क्या है फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड का, तो ये करके इसका देखो, ये नाम क्यों पड़ा है ऐसे? आएगा अभी। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। डायोड एज फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन। ठीक है, अभी तुम लोग का नेक्स्ट क्लास तो है नहीं, है सब मैथ्स का। ऐसा ही होगा आज। ठीक है सर, हॉस्पिटल गए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग P को हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्ट करते हैं। तो ये हम मान रहे हैं ये P टाइप हो गया, ये N टाइप हो गया, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, हम अगर इसे ऐसा एक बैटरी से कनेक्ट कर दें कि P जो है हायर पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू N, तो ये अगर हायर पोटेंशियल पे है मान लेते हैं, तो क्या हमें ये हायर पोटेंशियल इधर, इधर लोअर पोटेंशियल, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, बोलो, यानी कि अंदर में एक यस सर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि कंडक्टर में हम लोग देखते थे वैसा मिलेगा। अब ध्यान से अगर हम देखें तो अगर इधर होल्स हमें नजर आ रहे हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था वो तो यही है, इसकी वजह से क्या हमें होल्स पे इधर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की तरफ, ये बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रोक के तो रखा था, लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भारी, उसकी वजह से ये दोनों आपस में मिलना चाहेंगे। और दूसरा चीज कि अगर हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P यानी कि नेट की बात कर रहे हैं, ये लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E एक्सटर्नल माइनस E, यही मिलेगा, या फिर E माइनस यस E सर। एक्सटर्नल जो भी लिखो। तो क्या होगा, मान लेते हैं अगर E ज्यादा होगा तो निगेटिव में आएगा, निगेटिव की तरफ रहेगा, जो भी हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन रीजन क्या घटता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम भी इंक्रीज करते हैं यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तो बढ़ेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो ई नेट जो हम बोले पॉइंट P पे वो घटेगा। ठीक है, इसको ऐसा ही लिखो, घटने के टर्म में लिख रहे हैं तो E माइनस ई एक्सटर्नली लिखो। ठीक है, एक्सटर्नल 0 से हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाते बढ़ाते घटेगा, घटते घटते वो नेट 0 भी हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, ऐसा होगा क्योंकि पोटेंशियल भी घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, पोटेंशियल घटेगा, विड्थ भी घटेगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पोटेंशियल बढ़े, डिप्लीशन रीजन जो होगा, रीजन डिक्रीजेस, डिप्लीशन रीजन वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स moves towards each other with
हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कोई रुकावट है नहीं, हाई काइनेटिक एनर्जी से एक दूसरे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, चांसेस ऑफ ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो इस केस में हमें जो कंडक्शन करंट मिलता है वो क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा। यानी कि हमें दिख रहा है करंट विल इंक्रीजेस शार्पली। दिख रहा है कि अगर जब तक बैरियर था, देखो अब ध्यान से, ये होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स पे राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है। अब जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब बढ़ा तो दो चीजें हो रही है यहाँ पे, एक तो जो डिप्लीशन रीजन है वो भी घटते जा रहा है, और दूसरा कि होल्स और इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे की तरफ फोर्स भी लग रहा है, और पहले से उनके बीच अट्रैक्शन था ही। तो जैसे ही डिप्लेशन रेट खत्म हुआ, यानी रुकावट खत्म हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इतना तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे कि कंबाइन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमें सर्किट में जो है एक बहुत जोर का करंट मिलेगा, यानी करंट बहुत ही शार्प मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, यानी करंट इसमें हमें मिलता है। यानी कि आइडियल केस में हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि आइडियल केस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस्ड विल बी 0। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड किए तो करंट इतना ज्यादा हो रहा है, नहीं कि हम इसे मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत? इतना बात सबको समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अगर हम करंट वर्सेस पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हम इधर फॉरवर्ड बायस लिखते हैं, फॉरवर्ड पोटेंशियल, और इधर हम बोल रहे हैं करंट। करंट जो है वो मिली एम्पियर में ही रहता है, ज्यादा हो कम हो, मिली एम्पियर में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो करंट हमें दिख रहा है कि शुरू में तो 0 था, ऐसे 0 होते होते जा रहा है, और एक पॉइंट आता है वहां से बहुत ही शार्पली ऐसा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, नी वोल्टेज, पोटेंशियल एट विच करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग शार्पली, जहां से शुरू होता है ठीक है, शार्पली जहां से बढ़ना शुरू हो जाता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है नी वोल्टेज है। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? सर इसका रीजन भी होता है कुछ, क्यों इंक्रीज कर रहा है शार्पली करंट का? अभी तो बताए, यहाँ पे हम भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं, मतलब कि अभी बढ़ा रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं ना। भी अगर बढ़ा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल क्या बढ़ रहा है, बताओ? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल बढ़ रहा है, तो अगर हम इस रीजन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इसे हम बढ़ाएंगे, ये तो अब ये नेट घटना शुरू होगा। यस सर। घटते घटते अगर बढ़ते जा रहा है तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, 0 हो गया, यस लेट्स से सर। वो तो हो गया। दूसरा रीजन कि इधर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे, इस एक्सटर्नल की वजह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो दोनों भी भागेंगे एक दूसरे की तरफ, यस सर। और
भागा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स उतना तेजी से एक साथ में बहुत ही हाई एनर्जी से भाग रहा है, तो क्या करंट प्रोड्यूस हुआ? यस सर। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन अगर देखोगे तो होल्स इधर जा रहा है तो आई होल इधर ही होगा, और आई ई देखेंगे तो इधर से ही होगा, यानी कि सर्किट में ऐसा हमें कुछ करंट मिलेगा। ठीक है, तो इसी करंट की बात हो रहा है। तो ये हमें क्या मिल रहा है? सडनली से बहुत जैसे जीरो हुआ उसी समय पे क्या होगा? तुरंत बढ़ जाएगा। ठीक है, यस तो सर। इसलिए शार्पली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? यस सर। अगर हम किसी सर्किट में इसे यूज करना चाहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड में, जैसे कि अगर हमें बोला जाए कि ये हमारा डायोड है, इसे हम किसी सर्किट में यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस्ड में है, ठीक है, भी है, तो अगर फॉरवर्ड बायस्ड में है ये आर इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं, ये जो आर ऑफ डायोड है इसे हम आइडियल केस में जीरो रखे हैं, फॉरवर्ड बायस्ड में है, तो हम इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि दिस इज सिमिलर टू, और कुछ नहीं बल्कि डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, निको हमारा बस इतना ही चीज के लिए दिखाने के लिए है, बाकी हमें यहाँ दिख रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जीरो है, एनर्जी कुछ स्टोर कर रहा है नहीं, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर के जैसा कुछ बिहेव करता है नहीं, बस करंट जाने दे रहा है, बस इतना ही का काम है। तो हम लोग बोल रहे हैं फॉरवर्ड बायस में करंट को जाने देगा, यानी शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। क्लियर है? यानी कि कहीं भी सर्किट में हमें अगर आइडियल रेजिस्टर दिख जाता है फॉरवर्ड बायस में है तो हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। उसके पास अगर कुछ रेजिस्टेंस होता तो हम यहाँ एक रेजिस्टेंस से इसे रिप्लेस कर देते फॉरवर्ड बायस में। क्लियर है? क्योंकि आइडियल केस में जो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में वो टेंड्स टू जीरो होता है। इतना बात में कोई दिक्कत? सो ये एनी टाइम का कंडीशन है। हाँ ठीक है, इसमें टाइमिंग t इक्वल टू जीरो, t इन्फिनिटी का रोल नहीं है। ठीक है, तो ये v का हर एक वैल्यू के लिए ये चीज होगा? हाँ तो v का हर एक वैल्यू के लिए हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं? मतलब सर्किट में दिया है तो भी के हर वैल्यू के लिए दिया है, उसमें जब ऐसा कुछ सिचुएशन देता है तो हमें डिप्लीशन रीजन का कितना पोटेंशियल ये सब चीज नहीं देता है। ठीक है, हमें ये मानकर ही लेना होता है कि हाँ भाई ये फॉरवर्ड बायस में वर्किंग कंडीशन में है। ठीक तो है, ये ग्राफ ये जो आ जो रहा है बना है यहाँ पे उसमें ये, इंक्रीजिंग, हाँ सर ग्राफ में तो ये इंक्रीजिंग दिखा रहा है, तो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है हाँ, करंट। तो वही तो बोल रहे हैं, ये कितना आता है जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, सिलिकॉन के लिए लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, यानी कि वही इसी के बराबर। ठीक है, तो उससे ज्यादा पे रखेंगे तभी ये वर्किंग करना शुरू होगा, तो उससे ज्यादा पोटेंशियल रखेंगे तो इसका कोई रोल ही नहीं रह जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, डायोड इन रिवर्स बायस कनेक्शन। रिवर्स बायस कनेक्शन में अगर हम डायोड को जोड़ते हैं तो क्या होगा उस चीज के बारे में हम लोग को देखना है। तो रिवर्स बायस्ड की कंडीशन मतलब कि जो हमारा पी साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, माइनस प्लस, ये पी और एन है, तो ये रिवर्स बायस्ड का कंडीशन है। इसे ही चीज में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये भी एक कहानी है तो इसे सुनना है और एनसीईआरटी जाके, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बात को लिख नहीं सकते हैं। वैसे कहानी है, सुन लोगे एक बार अच्छे से तो याद रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार अगर पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसा था
ठीक है, ये रिवर्स बायस्ड में है। इधर हमें दिख रहा है पी टाइप है, इधर एन टाइप है, यानी कि इधर होल्स होंगे और इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ऐसा है। बीच में हमें दिख रहा है कि इसकी वजह से तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ही। अब अगर हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, यहाँ हायर पोटेंशियल आएगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो है क्या इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल फील्ड इधर आया तो हमें ध्यान से देखो तो इस होल्स पे जो है फोर्स इधर की तरफ लगाना शुरू कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। Yes, और sir. साथ में यहाँ पे अगर हम पॉइंट P की बात करते हैं, ई नेट एट पॉइंट P, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि ये ऐड हो जाएगा। ऐड होगा तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ रहा है। ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि इस केस में डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर हम इस केस में देखें कि इफ भी इज इंक्रीजेस, यानी कि अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो ये एक्सटर्नल तो इंक्रीज करेगा ही, एक्सटर्नल इंक्रीज करेगा तो डिप्लीशन रीजन हमें दिख रहा है इंक्रीजेस। डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा बताओ? जीरो। Zero. ठीक है, तो करंट यानी कि एक साइड इलेक्ट्रॉन्स पूरा चिपक गया एक तरफ, होल साइड दोनों का दूरी और बढ़ गया, तो हम बोल सकते हैं इस केस में कि रेजिस्टेंस ऑफ डायोड टेंड्स टू इंफिनिटी। तभी हम बोल सकते हैं कि सर्किट में करंट जीरो है। Yes. ठीक है, तो इसमें हम आर लिखेंगे टेंड्स टू इंफिनिटी, इसीलिए इसे हम रिवर्स बायस्ड करते हैं, यानी कि रिवर्स कंडीशन में वर्क कर रहा है कि ये करंट को रोक रहा है और फॉरवर्ड यानी करंट को बहा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आता है हमारे रिवर्स बायस में, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो ना होता है। क्लियर है? अब अगर हम इसे आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, ये जो हम फिगर बना रहे हैं इसे हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं हम लोग। वोल्ट फॉरवर्ड बायस था। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है, तो अगर हम फॉरवर्ड बायस्ड को इधर रखें तो रिवर्स बायस्ड को हमें किधर रखना पड़ेगा? उल्टा करें तो इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, बोलो। तो हम लोग जो V रिवर्स है वो इससे हम लोग इस एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, रिवर्स पोटेंशियल जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रखते हैं, फॉरवर्ड जो था आगे की तरफ था। इतना बात में किसी को दिक्कत? अब वो बच गया कि हमारा अगर रिवर्स वाले को लेते हैं तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, तो चूंकि ऊपर डायरेक्शन हम लोग ले रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड वाले डायरेक्शन में हम लोगों ने देख रखा था कि P से N की तरफ करंट बह रहा था, तो P से N के लिए हम लोग फर्स्ट वाला ऊपर वाला क्वाड्रेंट रख सकते हैं, पॉजिटिव वाला डायरेक्शन। इस केस में जो करंट थोड़ा बहुत भी बह रहा है वो किधर बह रहा है? N से P, तो उसे हम लोग इस डायरेक्शन में रखते हैं। और ये करंट हमें किस में मिलता है? तो माइक्रो एम्पियर। ठीक है, दिख ही रहा है कि डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत मान लेते हैं डिफ्यूजन की वजह से हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन भागी जाए कुछ हो, तो जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर, जीरो के बराबर। तो इसमें जो आता है इस तरीके का आता है। ठीक है, लगभग जीरो, थोड़ा सा, ठीक है, लगभग जीरो ही रहता है और एक पॉइंट पे तुरंत से इंफिनिटी हो जाता है। पॉइंट इंफिनिटी क्यों होता है? इसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल।
यानी कि इतने पोटेंशियल पे डायोड जो है टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उस समय इसमें करंट जो है इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल। अगर दोनों को कंबाइंड हम बनाएं किसी डायोड के लिए, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक हमारा ऐसा बनता है, आई ऊपर मिली एम्पियर में, नीचे करंट माइक्रो एम्पियर में, इधर भी फॉरवर्ड बायस्ड, इधर भी रिवर्स्ड बायस। ठीक है, इस तरीके का कुछ बनेगा। क्लियर है? इसमें अगर हमें रेजिस्टेंस देना हो तो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, और डायनेमिक रेजिस्टेंस हम लोग आर लिखेंगे डेल वी बाई डेल आई। ठीक है, डेल वी बाई डेल आई। अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम नहीं निकाल सकते, 2 पॉइंट का लेकर हमें डेल्टा वी डेल्टा आई लिखना पड़ता है। ठीक है, या फिर फंक्शन पता हो तो डी आई बाई डी वी बाई डी आई से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, एंड इट डज नॉट फॉलो, क्या नहीं फॉलो करता है? ओम्स लॉ। फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, दिख भी रहा है ओम्स लॉ में कहता है कि डेल्टा वी भी जो है आई के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो कर्व है इसे हम लोग बोलते हैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, करंट पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। जिसे इसमें से अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो आर इजकल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई लिख सकते हैं। यानी कि अगर सर्किट में रिवर्स बायस्ड को यूज करना चाहें, सर्किट रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड के केस है सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, फर्स्ट टाइप। हो गया। यस ठीक है, तो रिवर्स बाय इन सर्किट में अगर रिवर्स बायस्ड की बात कर रहे हैं, वी ये डायोड है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस भी है, चलो तो इसका रेजिस्टेंस जो है इनफिनिटी टेंड्स टू इनफिनिटी बता रहा है, नहीं कि करंट क्या है इसमें, बोलो? जीरो। जीरो। तो ये हमें कैसा बिहेव करता हुआ दिख रहा है? ओपन सर्किट। यानी कि कहीं सर्किट में अगर हमें दिख जाए ऐसा तो हम उसे ओपन सर्किट मान लेंगे, उसके बाद अपना काम जो भी करना हो कर लेंगे। ठीक है, यस ठीक है। अब वहां जो शार्पली इंक्रीज हुआ है तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि शार्पली इंक्रीज जो हुआ है यानी कि ब्रेकडाउन के लिए, तो ब्रेकडाउन देख लेते हैं यहाँ पे, ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। ठीक है, ज्यादा नहीं ना हो रहा है, समझ में आ रहा है सब? यस सर। So थोड़ा देर में मैथ्स क्लास में। मैथ्स क्लास नहीं होगा आज। ठीक है, इस क्लास के बाद तो शायद डिस्कशन क्लास है क्या तुम लोग का? नो सर। नो सर। तो फिर तो है ही नहीं। ठीक है, रिवर्स कंडीशन में ही यूज है बस, और 5 मिनट। ठीक है, रिवर्स कंडीशन में ब्रेकडाउन ऑफ, तो इसमें हम लोग 2 टाइप के ब्रेकडाउन पढ़ते हैं, एक जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है, यानी कि ब्रेकडाउन हम बोल रहे हैं क्या, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि जो शार्प है यहाँ पे एक पोटेंशियल भी ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे करंट एकदम से इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो जा रहा है एकदम से इन्फिनिटी? ठीक है, यानी कि तुरंत से ऐसा क्या पहाड़ टूट जा रहा है?
तो वही है जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा डायोड है, बीच में हमारा ऐसा डिप्लीशन रीजन है, ये प्लस ये माइनस, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर होल्स, यानी कि ये पी टाइप ये एन टाइप, और इसे हम तो रिवर्स बायस में कनेक्ट कर ही रखे हैं। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे बीच में हमें एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर तो नजर आ रहे होंगे जो आपस में रिकम्बाइन करके रखे हुए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल जो एक साथ में है, मतलब कहने का मतलब कि वहां पे जो भी एटम होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग सिलिकॉन लिखे थे तो ये इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ में है ना, उस चीज की बात कर रहे हैं। दिखाने के लिए बोल दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होल आपस में बॉन्डिंग करके रखे हुए हैं। बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है, जैसे कहना ये है कि सिलिकॉन है, ऐसा शेयरिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हटेगा तो वहां होल क्रिएट होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन और होल में एक बॉन्डिंग है। उस चीज को हम यहाँ पे ऐसे लिखा दिखा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है होल है और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास एक होल है एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग एनर्जी है कुछ लग रहा है। अब ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है हम देख रहे हैं कि होल पे फोर्स इधर लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो होल पे फोर्स इधर और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर। अगर ये फोर्स एक्सटेंड कर जाएगा तो क्या ये होल और इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर जाएंगे? यस सर। becomes greater than बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग फोर्स से अगर ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा होगा तो ध्यान से हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक्स। ठीक है, ये जो ब्रेक करेगा क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक करेगा क्या, बताओ? सब एक साथ टूट जाएगा। सब एक साथ टूटेगा, और एक Yes, साथ sir. टूटेगा तो तुरंत से अपोजिट डायरेक्शन में मतलब भागेगा दोनों। ठीक है, तो होल्स इधर जा रहा है तो उसकी वजह से आई एच इधर और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो आई इधर, तो तुरंत से क्या करंट हमें बहुत ज्यादा मिल जाएगा? बोलो। यहाँ से हमें दिख रहा है कि इंस्टेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ current will produce due to breakdown of all electron hole pair। ठीक है, ऑल भी नहीं कर सकते हैं, तुम बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है ब्रेक हो रहा है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्टेंटली करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। एंड पोटेंशियल एट which this happens is called Zener voltage। ठीक है, जिस पोटेंशियल पे ये होता है उससे हम लोग बोलते हैं जेनर वोल्टेज। क्लियर है? सर तो फिर सर्किट में करंट जीरो क्यों हो रहा है? क्या सर जिसका सर्किट था वो कब तक था, जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ब्रेकडाउन हो गया तब तो खराब ही हो गया, जब खराब हो गया तो किस काम का। ठीक है, तो ब्रेकडाउन खराब क्या कहेंगे, उसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो पर्पस था वो तो सिर्फ
फॉरवर्ड बायस्ड हम बनाए क्यों थे? तोड़ने के लिए थोड़े। बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ब्रेक हो जा रहा है, तो ब्रेक हो जा रहा है तो हम उससे कम में ही काम करेंगे, उससे ज्यादा में नहीं करेंगे। ठीक है, और ज्यादा में करना होगा तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। ठीक है, माइंड हैंग तो नहीं ना कर रहा है इतना देर से थ्योरी पढ़ते पढ़ते? तो शुरू का सब कुछ भूल जा नो रहा है। सर, क्या? क्लास का शुरू में जो पढ़ाया था वो सब भूल जा रहा है। वो सब भूल गए हो? ये सब थोड़ा ठीक है, तो एक बार अभी रिवीजन कर लेना, बस ये लास्ट टॉपिक ही है। और एनसीईआरटी इसलिए क्वेश्चन बोल रहे कैसा हैं कि आता है? थ्योरेटिकल ही रहेगा, न्यूमेरिकल तो ट्रांजिस्टर से ही पूछता है, नहीं तो डायोड में सर्किट दे देगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दे देगा, तो अपना फॉरवर्ड रहेगा तो शॉर्ट सर्किट कर लेना है, रिवर्स रहेगा तो ओपन सर्किट कर लेना है। एवलेंस ब्रेकडाउन क्या होता है कि जैसे ये P हो गया, ये N हो गया, ठीक है। अब P है, N है, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो है ही, ठीक है, होल इलेक्ट्रॉन पेयर है ही। इधर से पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, ठीक है। तो इसके लिए दो रीजन होता है। एक तो रीजन ये होता है कि अगर हम इस पे ऐसा लाइट डालते हैं, यानी कि हम फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं, तो फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं यानी कि फोटोन एनर्जी है, जैसे फोटोन एनर्जी अगर हम इस पे इंसिडेंट करते हैं तो उसकी वजह से अगर ये ब्रेक करता है, हम इस पे ऐसे लाइट डाले और ये यहाँ पे ब्रेक कर गया, तो ये ब्रेक कर गया, तो फिर से हमें दिख रहा है कि ब्रेक करेगा तो ये इधर ही भागेगा और ये इधर भागेगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस वजह से जो ब्रेक करता है उसे हम लोग बोलते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन, ठीक है। दूसरा इसके लिए ये भी रीजन बोला जाता है कि जो इधर के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि इधर आ रहे हैं, और इधर के जो माइनॉरिटी होल्स थे वो आ रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो करंट जो ब्रेकडाउन होता है, मतलब ज्यादा तेजी से बहने लगते हैं, तो वो जब बहते हैं तो बीच में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उससे टकराते हैं, तो टकराने से ये जो ब्रेकडाउन होता है उसे हम लोग एवलेंस ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो एवलेंस ब्रेकडाउन के दो दो रीजन बताए जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक के लिए भी और कोलिजन से भी, ठीक है। तो फिर से तो यहाँ पे बताइए। हम बोल रहे हैं ड्यू टू फोटोन एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक करता है तो एवलेंस ब्रेकडाउन करेंगे, या फिर ड्यू टू कोलिजन ब्रेकडाउन। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि इधर होल्स तो मेजोरिटी में थे, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, वो अगर किसी रीजन यस से इस में चले गए तो उसमें मूव करेंगे, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है लेकिन होल्स माइनॉरिटी में है, ये जब जाएंगे तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर है क्या उससे टकराएगा, और टकरा के उससे तोड़ सकता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि एवलेंस ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो मोस्टली ये यूज होता है, तो हम लोग यही यूज करेंगे। और इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है तो बोलेंगे कि जेनर ब्रेकडाउन है, और फोटोन एनर्जी की वजह से एवलेंस ब्रेकडाउन है। क्लियर है? और इसी वजह से सार्फ हमें दिखता है कि करंट जो है तुरंत से इन्फिनिटी पहुंच
तो तुम नीचे वाले में सर्किट क्यों यूज किए? क्या तो नीचे वाले सर? पोटेंशियल हाँ, तो ये अगर हम इसे रिवर्स बायस में नहीं करे होते तो ये वाला हमारा डिप्लीशन रीजन बढ़ता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता क्या, बोलो? नो तो ये सर, सारे तो ये ऊपर ब्रेकडाउन, वाला किस भी तो हो सकता है ना इसमें? हाँ हाँ, दोनों एक साथ हो सकता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो इतना कुछ एनसीईआरटी से जाके पढ़ लेना है। अभी जो नोट्स है एक बार और देख के माइंड में रिवीजन कर लेना है, क्या क्या कहानी सुने हैं। और साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। और है कुछ भी नहीं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखना है और कहानी याद रखना है जैसे से हो रहा है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरा मॉडर्न फिजिक्स ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, कहानी की तरह कि हाँ ऐसे से हो रहा है बस। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, कहानी समझ में आना चाहिए। एक बार रीडिंग करो, जहाँ भी कहानी में दिक्कत हो पूछ लो। ठीक है, माइंड में एक दो बार रिवीजन कर लोगे, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इतना इजी चैप्टर है सब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके डायोड के एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी कि जेनर डायोड, सोलर सेल्स क्या कैसे काम करता है, एलईडी बल्ब कैसे जलता है, वो सब चीज पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सो होमवर्क इसमें तो अभी कुछ नहीं, इसमें तो बोल ही रहे हैं कि ये भी खत्म हो जाने दो। ठीक है, एक ही साथ सर थ्योरेटिकल HCV है। में सर कुछ न्यूमेरिकल किया वो सब कर सकते हैं? किसमें? सेमीकंडक्टर का? यस सर। उसका देखना पड़ेगा, उसमें भी अभी न्यूमेरिकल टाइप का भी हम लोग कहाँ है, सिर्फ वही NENH फाइंड करने का, रेजिस्टिविटी फाइंड करने का, वही होगा। एक मिनट देख ही लेते हैं। कितना पेज नंबर पे है पता है क्या? यस सर। 419। 400। कुछ कुछ है जो एनर्जी से है, एच न्यू बाई लेमडा यूज कर सकते हो। एनर्जी तो थोड़ा बहुत आता है ना, एच न्यू बाई लेमडा, यस सर। हाँ, एच सी बाई लेमडा, ये यस सब सर। चीजें। हाँ, तो वो सब अगर यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं मोस्टली हमको उसी सब का दिख रहा है। अभी रहने ही दो इसे। अब सर PN जंक्शन का जो सर्किट वाला क्वेश्चन था हाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें 1 to 7 ट्राई कर सकते हो, 7 8 9 भी थोड़ा बहुत है इसमें। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, अच्छी वे लेमडा वो सब यूज करना है तो कर लेना। ठीक है, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। फिर भी अगर केमिस्ट्री में पढ़े हो तो कर लेना। फिर 16 17 18 19 20 इधर कर सकते हो लगभग 30 तक। 20 to 30। हाँ, सर आधा से 16 ज्यादा to, एक्सरसाइज तो हो गया। हाँ, तो इधर बस इसी टाइप का रहते हैं। ट्रांजिस्टर वाले में ही हम लोग को दिक्कत आता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट भी तो आसानी है।
ठीक है, इधर 21 22 जो है डायरेक्टली फॉर्मूला भी दे रखा है, तो उसी पे बेस्ड करना है। ये कहाँ से आया कैसे है इसके बारे में हम लोग को उतना जानना नहीं है, लेकिन दिया है तो कैसे क्या करना चाह रहा है उसे कर लेना है। ठीक है, सर कल 1 बजे डिस्कशन क्लास रखिएगा ना? हाँ 1 बजे से रहेगा। तो सुबह में कर सकते हो क्या? नो सर, 1 ही बजे ठीक है। ठीक है फिर, कौन सा चैप्टर कर रहे हो कल? सर मैग्नेटिज्म से। ठीक है, ठीक है फिर। थैंक यू सर। सेमीकंडक्टर वाला चाहो तो 21 22 23 से 30 तक तो पहले कर लेना, और शुरू वाले बाद में करना, ठीक है? और 30 तक पूरा करने का ट्राई करना। पहले सर्किट वाले करोगे तो इजीली बन जाएंगे। ध्यान रहे, फॉरवर्ड बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है। फॉरवर्ड में शॉर्ट सर्किट, रिवर्स में ओपन सर्किट। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू टू थैंक यू सर। सबको, थैंक यू। थैंक यू सर।